जय श्री राम। अभी हम यूनिट 4 का पार्ट बी देखने वाले हैं। सो मॉड्यूल ए इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो मॉड्यूल ए है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने पहले ही बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4। यूनिट 4 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और एमएसएमई का जो बेसिक कंसेप्ट है और उसका क्लासिफिकेशन कैसा करना है वो हमने पूरा कर दिया है। अभी हम बढ़ने वाले हैं दूसरे पार्ट के ऊपर, जिसमें हमने एमएसएमईज को क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल है, उनको क्या क्या गवर्नमेंट सपोर्ट अवेलेबल है, उनको कैसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी बढ़ेंगे सर अगले कंसेप्ट के ऊपर, हमारे पहले कंसेप्ट के ऊपर, एमएसएमई प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया। MSME have following schemes available: market support, export promotion, preferential procurement in public sector, and incentives through micro and small enterprise cluster development, Prime Minister Employment Generation Program, scheme of fund for registration of traditional industries, Spurti, etc. सो बेसिकली एमएसएमईज को बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल होते हैं। अभी हर एक एमएसएमई को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये उसके कंडीशंस के ऊपर तय होता है। एमएसएमई का क्या स्टेटस है, वो यूनिट का क्या स्टेटस है, उसके ऊपर तय होता है। बढ़ेंगे सर आगे। एवरी एमएसएमई फॉर गेटिंग बेनिफिट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, आपको ये मार्क करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये क्या कहता है बेसिकली, अगर आपको एमएसएमई के बेनिफिट्स लेने हैं तो आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको उद्यम पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो जैसे एमएसएमई उद्यम पोर्टल पे आपका अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेती है तो उसके उसके साथ ही आपको पूरे स्कीम्स का बेनिफिट मिल जाता है। तो बेसिकली एक उद्यम करके एक पोर्टल है जिसपे एमएसएमईज को रजिस्टर किया जाता है। उस पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका उद्यम पोर्टल का आईडी निकलता है, एमएसएमई आईडी निकलता है, और वो सब जगह यूज होता है। बेसिकली ये पूरा पेपरलेस है, इसमें कोई पेपर किसी को जाके सबमिट करना नहीं है। ये पूरा पेपरलेस है। आधार ऑथेंटिकेशन के साथ ये आपका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और ये पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर रहता है। आपका एड्रेस आपको डिक्लेयर करना है, आपका टर्नओवर और आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी या फिर इक्विपमेंट आपके इनकम टैक्स रिटर्न से आएगी। अगर आपने नहीं भरा है अब तक क्योंकि आपका बिजनेस नया है, तो आपको सेल्फ डिक्लेयर करके उधर आपको अमाउंट्स डालने हैं। तो ऑटोमेटिकली वो आपका कैटेगरी डिसाइड करेगा, आप माइक्रो में पढ़ेंगे, स्मॉल में होंगे या मीडियम में होंगे। सो दैट इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ उद्यम पोर्टल। So every MSME for getting benefits are required to register for Udyam portal, to which portal which is completely online, digital and paperless. So ये पूरा डिजिटल है, ऑनलाइन है और पेपर बेस है, पेपरलेस है। आपको किधर जाने की जरूरत नहीं, किसी अथॉरिटी के सामने कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो कंप्लीटली पेपरलेस है। बढ़ेंगे सर आगे। और उसमें और एक बात है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उधर अपलोड नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन से काम हो जाता है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स उधर अपलोड नहीं करने पड़ते। बढ़ेंगे सर आगे अगले कंसेप्ट के ऊपर, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। बेसिकली ये एक टेबल दिया है कि कैसा हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रही है। ये आपके लिए एग्जाम के बाद पढ़ने का टेबल है, तो इसमें ध्यान ज्यादा मत दो। आगे बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट के ऊपर। अभी हम आ रहे हैं कि कौन कौन से स्कीम्स अवेलेबल है और कैसे एमएसएमई हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो पहले कंसेप्ट के ऊपर देखेंगे बैंक क्रेडिट टू एमएसएमई। अभी जब हम बोल रहे हैं कि बैंकिंग क्रेडिट एमएसएमई को मिलना चाहिए, तो अभी कितना है क्रेडिट और साल दर साल कितना बढ़ रहा है वो हम देख रहे हैं। इसमें ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड कुछ नहीं है, तो ये ज्यादा मत ध्यान से पढ़ो, एक बार जस्ट खाली रीड करके छोड़ दो। बैंक्स लेंडिंग टू माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस ग्रू 27% वाई ऑन वाई, मतलब ईयर ऑन ईयर, while to medium enterprise increased 36% during the month. The higher credit growth for the MSME was due to emergency credit line guarantee scheme till March 2022. ये क्या स्कीम है ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ELGS इसको बोलते हैं, ECL GS इसको हम बोलते हैं, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो एक स्कीम लॉन्च की गई थी कोविड के टाइम, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्राइजेस को, एमएसएमई एंटरप्राइजेस को दिक्कत हो रही थी कोविड के समय, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बिजनेसेस बंद थे। तो इसके कारण बहुत सारे एमएसएमईज को ईएमआई भरने में दिक्कत हो रही थी, लोन
सर्विस करने में, इंटरेस्ट भरने में दिक्कत हो रही थी, तो उनके लिए एक खास स्कीम शुरू की गई थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये अभी मार्च 22 तक थी, उसके बाद ये स्कीम बंद की गई है क्योंकि ये कोविड के लिए थी, तो इसके लिए अभी ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। बढ़ेंगे सर आगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एमएसएमईज हैज बीन क्रिएटिंग 11.10 करोड़, सर्विस सेक्टर बीइंग द हाईएस्ट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली पूरा जो एम्प्लॉयमेंट दे रही है एमएसएमई, वो लगभग 12 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एमएसएमई सेक्टर हमारा प्रोवाइड करता है। तो ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो वो एमएसएमई है। बढ़ेंगे सर आगे। ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर एमएसएमईज, गवर्नमेंट इज टारगेटिंग ₹1 ट्रिलियन इन एक्सपोर्ट्स बाय FY 2027 एंड फॉर दिस एमएसएमई हैज अ ग्रेटर रोल टू प्ले, सो हैज एडेड स्कीम। उसका नाम आपको लिखना है सर, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स। उसको CBFTEB बोलते हैं, इसको CBFTEB बोलते हैं। सो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स मतलब क्या, जो अभी क्या है, गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि हम FY 27 तक हमको 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करना ही करना है, डॉलर 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट हमको करना है। तो उसमें एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो हमको एमएसएमईज को मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। तो इसके लिए एक स्कीम गवर्नमेंट ने तैयार की कि जो फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्ट कर रहा है तो उनको पूरा सहयोग गवर्नमेंट देगा, उनको पूरी सहायता गवर्नमेंट देगा, उनको जो भी हेल्प चाहिए वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करेगी ताकि वो आगे जाके ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। बढ़ेंगे आगे। एमएसएमई सेक्टर हेल्प इन अचीविंग फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। अभी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स एमएसएमई ने अचीव किया है। पहला है हाई कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट अर्निंग, लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। सबसे अच्छा एमएसएमई में क्या रहता है कि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा रहता है लेकिन इन्वेस्टमेंट कम रहता है, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसा हो, ये एमएसएमई हमेशा सोचता रहता है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, लोकेशन वाइज मोबिलिटी, लो इंटेंसिव इंपोर्ट्स, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, तो इंपोर्ट कम हो इसके लिए एमएसएमई सब्सटीट्यूट भी तैयार करके हमको देती है ताकि इंपोर्ट में हमारा ज्यादा खर्चा ना हो सके। टेक ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, तो ये सब जगह एमएसएमई जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट कर रही है। अभी अभी आगे बढ़ेंगे सर। रिसेंट इंसेंटिव फॉर एमएसएमई, अभी जो कोविड के समय आत्मनिर्भर पैकेज, आत्मनिर्भर भारत पैकेज ये लॉन्च हुआ था, हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया कि बेसिकली नई करेंसी प्रिंट नहीं की। बहुत सारे देशों ने कोविड के समय जब प्रॉब्लम हुआ था तो नई करेंसी प्रिंट करना शुरू किया। तो उस टाइम शॉर्ट टर्म के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, लेकिन बाद में ये हुआ कि उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन को सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने कभी भी नई करेंसी प्रिंट नहीं की, क्योंकि अगर हमने वो की होती तो हमको तो श्रीलंका से भी ज्यादा इन्फ्लेशन का धोखा हुआ होता था। तो इसके लिए हमने कुछ इंसेंटिव्स देना शुरू किया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि करेंसी प्रिंट करने के बावजूद करेंसी प्रिंट नहीं की। तो पहला डिसीजन गवर्नमेंट ने ये लिया कि करेंसी प्रिंट नहीं करना है, तो नई करेंसी नहीं आएगी लेकिन इंसेंटिव दी जाएगी। तो हर एक सेक्टर इकोनॉमी में जो था उनके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने क्या बोलेंगे हम, उनको कुछ इंसेंटिव दिया, उनको कुछ लिबरलाइजेशन दिया, उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया, और नए स्कीम्स का भी उसमें लॉन्च हुआ था। तो हम वो बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब वोकल फॉर लोकल, ये सब स्कीम्स लॉन्च हुई थी उस टाइम के बाद में। पहला जो स्कीम है एमएसएमई के लिए वो है मेक इन इंडिया। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये तो गवर्नमेंट का एक मेजर स्कीम है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें, बाहर की जो हमारी डिपेंडेबिलिटी है वो कम होती जाए, बाहर जो हम डिपेंडेंट है वो कम होना चाहिए, और हमारा ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ना चाहिए। तो पहला पॉइंट है आपको लिखना है सर, सितंबर 2014। ये तो सितंबर 2014 में ही लॉन्च हुआ था।
September 2014, response to crisis circumstances with the objective turning India टू ग्लोबल इंटू ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। ये आपको अंडरलाइन करना है सर। ये क्यों किया था? क्योंकि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था, वो ऑब्जेक्टिव मोदी गवर्नमेंट ने रखा था। नेक्स्ट पॉइंट आप के ऊपर हम जाएंगे, बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। बेस्ड ऑन 4 पिलर्स, पहला पिलर क्या है? न्यू प्रोसेसेस, मतलब नया प्रोसेसेस आप इनिशिएट करो, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, न्यू सेक्टर्स डेवलप करो, न्यू सेक्टर्स डेवलप करो और न्यू माइंडसेट डेवलप करो। सर हमारा जो माइंडसेट हुआ था कि हम बाहर से लाएंगे, इधर खाली असेंबली करके इधर सेल करेंगे या फिर एक्सपोर्ट करेंगे, वैसा नहीं करना है। हमको बाहर से नहीं लाना, हमको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना है। तो दैट वाज आवर माइंडसेट। तो माइंडसेट बदलने के लिए ये स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो ये स्कीम के 4 पिलर सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है न्यू प्रोसेसेस, आप नए से शुरुआत करो, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लाओ, न्यू सेक्टर्स इंट्रोड्यूस करो और न्यू माइंडसेट से शुरू करो। दैट वाज मेक इन इंडिया 2014 सितंबर। बढ़ेंगे सर आगे, एम टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी टू 25% बाय 2020। तो पूरा का पूरा मेक इन इंडिया का जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है वो इसके ऊपर ही है कि न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रा, न्यू सेक्टर और न्यू माइंडसेट। तो इसके कारण क्या हुआ, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ने लगा और वो 25% हो गया बाय 2022। तो इसका फायदा हमें जीडीपी में बिल्कुल हुआ था। तो हमारा जीडीपी का भी कंट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन बढ़ा था और जीडीपी बढ़ने में आसानी हुई थी। अगला जो स्कीम गवर्नमेंट में लॉन्च किया वो था, जो मैंने अभी थोड़ी टाइम के पहले हमने डिस्कस किया था, वो था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो ये किसके लिए है सर? ये एक्चुअली है ECLGS। ECLGS इसका मतलब ये था कि जैसे मैंने बोला कि कोविड के टाइम जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे एमएसएमईज को लोन सर्विसिंग करना मुश्किल पड़ रहा था क्योंकि बिजनेस ही नहीं था। तो बहुत सारे एमएसएमई के लोन जो थे वो एनपीए होने लगे, तो उनको दिक्कत होने लगी कि अभी करे तो क्या करे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके लिए एक स्कीम लॉन्च की, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS। तो ECLGS का बेसिकली फायदा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बूस्टिंग किया उनको, एमएसएमईज को, ताकि वो सस्टेन कर पाए वो लॉकडाउन पीरियड। तो एकदम से अगर एनपीए हो रहा है तो उनको थोड़ा सस्टेनेबिलिटी मिली ताकि वो लॉकडाउन का जो पीरियड था वो अच्छे से सस्टेन कर पाए, और बाद में अगर तो बिजनेस बढ़ने वाला था तो बाद में वो ऑटोमेटिकली ऑन ट्रैक होने लगा। तो पहले देखेंगे स्कीम के बारे में। ड्यूरिंग कोविड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 3 लाख करोड़ रुपीज, 3 लाख करोड़ रुपीज कोलैटरल फ्री लोन बोल सकते हैं, 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री लोन्स, 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री लोन्स फॉर 45 लाख एमएसएमईज, फॉर 45 लाख एमएसएमईज, फॉर 45 लाख एमएसएमईज। इसका मतलब ये था कि लगभग 3 लाख करोड़ के लोन्स गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किए 45 लाख एमएसएमईज को, ताकि वो जो ये संकट है कोविड का उनको सस्टेन कर पाए, लॉकडाउन सस्टेन कर पाए, इमीडिएटली उनको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एम टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा क्रेडिट एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट अलाउिंग एमएसएमईज टू फुलफिल ऑपरेशनल लाइबिलिटीज एंड रिस्टार्ट देयर बिजनेस। तो जिनको प्रॉब्लम हुआ था, ऑपरेशनल लाइबिलिटीज बढ़ रही थी, तो उनको ये इजीली सस्टेन कर पाए, इसके लिए ECLGS किया गया था। अभी ये स्कीम बंद हो चुकी है, मार्च 22 तक ही स्कीम थी, क्योंकि तब तक लॉकडाउन का कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बाद में तो वो सब बंद हो गए, तो ये स्कीम भी बंद की गई। अगले स्कीम के ऊपर बढ़ेंगे सर। ये स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर, क्रेडिट गारंटी। ये स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है CGTMSE, CGTMSE, CGTMSE।
इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, CGT-MSE। मतलब क्या, अभी क्या होता है, जो माइक्रो स्मॉल यूनिट्स होते हैं, नॉट मीडियम, माइक्रो एंड स्मॉल, तीनों नहीं है, माइक्रो और स्मॉल ही है। तो ये जो माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स होते हैं, इनके पास कोलेट्रल नहीं होता। अभी जो जमाना चल रहा है वो ऐसा नहीं है कि हमारी फैक्ट्री होगी, फिर मैं मैन्युफैक्चर करूंगा, फिर मैं सेल करूंगा। अभी क्या होता है, मैं डिजाइन करूंगा, बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करवा के लूंगा और सेल करूंगा, तो मेरी फैक्ट्री वगैरह कुछ होती नहीं होगी, भी तो भी वो रेंट पे होगी। तो इसके कारण क्या होता है, जब मैं बैंक के पास चल जाता हूँ फाइनेंस लेने के लिए, तो बैंक बोलती है आपको तो कोलेट्रल देना पड़ेगा। अभी मेरे पास तो कोलेट्रल है नहीं, तो लोन मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई कि ठीक है, आपके पास कोलेट्रल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एक फंड गवर्नमेंट ने किया। तो वो फंड क्या कहता है कि बैंक, आप लोन दो एमएसएमईज को, कोलेट्रल मत लो, आप कोलेट्रल कुछ भी मत लो। अगर अगर एमएसएमई का लोन एनपीए हो जाता है तो हम आपको गारंटी कवर प्रोवाइड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 100 रुपए का लोन आपने एमएसएमई को दिया और वो एनपीए हो गया और आपको अभी रिकवरी करनी है, अभी कोलेट्रल तो है नहीं, तो आप रिकवरी कहां से करोगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ठीक है, 100 रुपए का लोन दिया है, हम 75% आपको पैसा देंगे। तो गारंटी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि आपका जो पैसा डूबा उसका 75% हम आपको रीइंबर्स करेंगे, तो आपको 75% की तकलीफ नहीं होगी। तो बैंक को भी क्या हुआ, बैंक को भी फायदा हुआ कि अगर एनपीए भी हो जाता है तो मुझे दिक्कत नहीं कि मैं रिकवरी कहां से करूं। एमएसएमई को क्या फायदा हुआ कि विदाउट कोलेट्रल में लोन ले सकता हूं, और पूरा का पूरा ये दोनों को फायदा होने के कारण इकोनॉमी में भी ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट फ्लो बढ़ने लगा। तो दैट इज नथिंग बट क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ये दोनों के लिए, ये मीडियम के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, इसको हम बोलते हैं प्यार से CGT-MSE। तो इसका मतलब क्या है सर, कोलैटरल फ्री लोन, कोलैटरल फ्री लोन, कोलैटरल फ्री लोन, कोलैटरल फ्री लोन अप टू रुपीज 5 करोड़, अप टू रुपीज 5 करोड़ टू माइक्रो एंड स्मॉल। ये पहले 2 करोड़ हुआ करता था, लेकिन पिछले ही साल गवर्नमेंट ने इसको 5 करोड़ तक बढ़ा दिया है। तो अभी मैं एमएसएमई हूं, अगर मुझे 4 करोड़ का लोन चाहिए, मेरे पास कोलेट्रल नहीं है, लेकिन मेरा बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है, मेरे पास सेल्स ज्यादा है, अच्छे से अच्छे नंबर्स है, प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन मेरे पास कोलेट्रल नहीं है, बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग नहीं, फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं है। अभी मैं कहां से लोन लूं, तो मैं बैंक से लोन ले सकता हूं, मुझे कोई कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे हर साल एक गारंटी अमाउंट, एनुअल अमाउंट भरनी पड़ती है। जैसे मैं इंश्योरेंस लेता हूं, उसका प्रीमियम भरता हूं, वैसे ही मैं बैंक को एक अमाउंट पे करूंगा, वो बैंक फिर उस फंड को ट्रांसफर करेगी। तो बेसिकली मैं इंश्योरेंस जैसे गारंटी ले रहा हूं कि अगर मेरा अकाउंट एनपीए हो गया तो वो जो फंड है, CGT-MSE का फंड है, वो बैंक को पैसा 75% तक दे देगा। दैट इज द लॉजिक। सो 75% की गारंटी बैंक ने ले ली है, 75% की गारंटी बैंक ने ले ली है। कितनी ले ली है, 75% गारंटी। तो 75% तक आपको कोलेट्रल, 75% तक आपका जो आउटस्टैंडिंग है उतना अमाउंट गवर्नमेंट से आपको मिल जाएगा, बैंक को मिल जाएगा, आपको मतलब बैंक को मिल जाएगा। बढ़ेंगे सर आगे। दिस फंड इज एस्टेब्लिश्ड, दिस फंड इज एस्टेब्लिश्ड, दिस फंड इज एस्टेब्लिश्ड by Government of India and SIDBI, SIDBI, Small Industries Development Bank of India। तो ये जो सिडबी है, सिडबी ये एकमेव इंस्टीट्यूट है फॉर एमएसएमई। दिस इज द ओनली वन इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमई, ओनली वन इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमई, ओनली वन इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमई। तो एमएसएमई के लिए एक ही इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सिडबी। तो सिडबी क्या करती है, एमएसएमई का सब कुछ देख लेती है। तो ये CGT-MSE का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो बोलो हाँ। बेसिकली क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, CGT-MSE। तो ये खाली माइक्रो और स्मॉल के लिए है। आपके पास कोलेट्रल नहीं होगा तो भी चलेगा, आपको 5 करोड़ तक लोन मिल जाएगा। अगर आपका अकाउंट एनपीए हुआ तो बैंक को 75% का गारंटी गवर्नमेंट पे करेगी। गवर्नमेंट मतलब सिडबी पे करेगी, सिडबी मतलब CGT-MSE फंड पे करेगा।
तो आपको साल दर साल आपको एक एनुअल फी भरनी पड़ती है। जैसे आप प्रीमियम पे करते हो इंश्योरेंस का, वैसे बोरोवर को इस ट्रस्ट को वो फी पे करनी पड़ती है ताकि कोलैटरल दे बिना वो लोन ले सकता है, 5 करोड़ तक लोन मिल सकता है। बढ़ेंगे सर अगले कंसेप्ट के ऊपर, इंटरेस्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अभी ये क्या बोलता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट? तो बेसिकली देखो, फंडिंग मैकेनिज्म फॉर खादी प्रोग्राम रन बाय कंट्रीज खादी इंडस्ट्री, ये आपको अंडरलाइन करना है। ये किसके लिए है? खाली खादी इंडस्ट्रीज के लिए है। ये स्कीम किसके लिए है सर? खादी इंडस्ट्रीज के लिए है। facilitates borrowing from banks and bridges the gap between availability of funds from budgetary sources and the real finance requirements। बेसिकली क्या होता है, अभी बैंक जब एमएसएमईज को कम इंटरेस्ट रेट में लोन देती है तो बैंक को दिक्कत होती है, क्योंकि बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड्स ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड्स 8% है और आप उनको बोलेंगे कि आप नहीं 7% से लोन दो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है, तो बैंक को तो प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ठीक है, आप 9% से ही दो, 8% से ही दो, और जो 1% है वो हम सब्सिडाइज कर देंगे। मतलब क्या? तो बोरोवर तो 7% ही पे करेगा और ऊपर के 1% गवर्नमेंट पे करेगा। दैट इज द थिंग। तो आपको तो 8% मिल गए, बैंक को 8% चाहिए था, उतना तो मिल गया, बोरोवर को 7% से लगा और गवर्नमेंट ने 1% सब्सिडाइज किया। दैट इज द लॉजिक ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये किसके लिए है? ये खादी इंडस्ट्रीज के लिए है, खादी इंडस्ट्रीज के लिए ही है ये स्कीम अवेलेबल है। बढ़ेंगे सर आगे, स्टार्टअप इंडिया। क्या स्कीम का नाम है सर? स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया पहला कंसेप्ट है इसमें, वो देखेंगे। स्टार्टेड जैन 2016, ये कब लॉन्च हुआ था? जैन 2016 में हुआ था। विथ टैगलाइन, इसका टैगलाइन अच्छा है बहुत, स्टैंड अप इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, ऐसे लिखो आप, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। तो ये बेसिकली दोनों स्कीम्स बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि ये मोटिवेट कर रही है कि आप अपना बिजनेस शुरू करो और कुछ नए सेक्टर्स डेवलप करो। इंटेंट्स टू क्रिएट रोबस्ट एनवायरनमेंट, इनोवेशंस, प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड क्रिएटिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें कुछ पढ़ने जैसा है नहीं। Apart from technology sector, startup movement will expand to agriculture, manufacturing, healthcare and education, and from current tier 1 cities it will spread to tier 2 and tier 3 cities। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी स्टार्टअप तो सब बड़े शहरों में ही हो रहा है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप स्टार्टअप करो और वो भी टियर 2 टियर 3 सिटीज में करो, ताकि उधर भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगे। तो दैट इज द बेसिक लॉजिक। आगे बढ़ेंगे सर, इससे क्या होगा? अभी इस स्कीम से क्या होने वाला है? तो इस स्कीम से पहले तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर डेवलपमेंट होगा सर, डेवलपमेंट अच्छा होगा, वो जो प्लेस है उस उधर डेवलपमेंट होने का चांस ज़्यादा है। जॉब्स क्रिएट होंगे सर, इनोवेशन बढ़ेगा सर, इनोवेशन होगा क्योंकि नए सेक्टर्स हम डेवलप करने वाले हैं। फिर जॉब सीकर्स टू जॉब गिवर्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या होगा सर? जॉब सीकर्स टू जॉब गिवर्स, मतलब जो जॉब मांग रहे थे वो अभी जॉब देने लगे हैं। जॉब सीकर्स टू जॉब गिवर्स, तो जॉब गिवर्स बढ़ने चाहिए, जॉब सीकर्स नहीं बढ़ने चाहिए। जो जॉब देगा वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। दैट इज द स्टार्टअप इंडिया कंसेप्ट। अगला जो स्कीम हम देखने वाले हैं वो है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया launched to promote business opportunity to either women और SC/ST, वुमन और SC/ST। तो इनके लिए क्या स्कीम लाई थी गवर्नमेंट ने कि हमारे जो वुमन सिटीजन्स है उनका बिजनेस बढ़ना चाहिए, और SC/ST कैटेगरी के लोग हैं उनका भी बिजनेस शुरू होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी, स्टैंड अप इंडिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी। इसमें वो क्या करते हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको प्रोवाइड करते हैं सर? ऑब्वियसली वुमन और SC/ST को, क्योंकि वही इस स्कीम में एलिजिबल है, वुमन और SC/ST को। तो स्पेशल लोन्स रेंजिंग फ्रॉम, कितना लोन मिलता है सर? स्पेशल लोन रेंजिंग फ्रॉम 10 lakhs to 1 crore, 10 lakhs to 1 crore।
तो 1 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं, 10 लाख से 1 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं एट लोअर इंटरेस्ट रेट, एट लोअर इंटरेस्ट रेट, एट लोअर इंटरेस्ट रेट। तो लोअर इंटरेस्ट रेट में आप लोन ले सकते हो। अगला जो स्कीम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, ये आपको याद रखना है, और इसका नाम है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसको हम प्यार से बोलते हैं पीएलआई, इसको हम प्यार से बोलते हैं पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसको हम प्यार से बोलते हैं पीएलआई। बेसिकली पीएलआई क्या था कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और उन्होंने क्या किया, आपको इंसेंटिव देना शुरू किया। आप जितना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। दैट वाज द लॉजिक ऑफ पीएलआई स्कीम। बढ़ेंगे सर कंसेप्ट के ऊपर, कीपिंग द एम्बिशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, एंड एलोकेशन ऑफ 1.97 lakh crores were earmarked in the budget 21-22 for PLI programs for 13 important sectors, 13 important sectors। तो ये 13 ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गवर्नमेंट ने जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 13 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम 21-22, फ्रॉम 21-22। तो 2021-22 से आगे 5 साल तक गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको इंसेंटिव देना शुरू किया। आप जितना आपका सेल बढ़ाएंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो दैट वाज द बेसिक लॉजिक। लेकिन वो सेक्टर्स कौन से थे, 13 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए थे, उनको हम चैंपियन सेक्टर्स बोलते हैं। आगे वो पॉइंट है। The scheme provides qualifying manufacturers incentive ranging from 4 to 6%, 4 से 6% उनको इंसेंटिव मिलता था फॉर एडिशनल सेल्स अबव बेस ईयर 1920। जो 1920 का सेल है वो बेस लिया जाता था, और जितना आप सेल बढ़ाओगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा 4 to 6%। से फॉर एग्जांपल 2019-20 में मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है, मतलब सेल है, और 2020-21 में मैंने 120 करोड़ का टर्नओवर किया। तो ये जो 20 करोड़ मैंने सेल बढ़ाया उसके ऊपर 4 to 6% मुझे इंसेंटिव मिलता था। दैट वाज द बेसिक लॉजिक। सो 4 to 6% मुझे इंसेंटिव मिलता था डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम। बढ़ेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 years, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 years, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 years, 4 to 6 years। तो ये मुझे मिलने लगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूं। तो बेसिकली ये 13 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनको हम बोलते हैं चैंपियन सेक्टर्स। उनको क्या हम बोलते हैं, चैंपियन सेक्टर्स। ये आपको याद रखना है सर, ये आपको याद रखना है सर, चैंपियन सेक्टर्स, ये आपको याद रखना है, चैंपियन सेक्टर्स। आगे मैंने लिस्ट के लिए टेबल दिया है, वो अभी हम भरेंगे। तो पहला जो सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया वो था मोबाइल, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये हमने पहले सेक्टर आइडेंटिफाई किया। फिर हमने आइडेंटिफाई किया ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल ये भी हमने इंपॉर्टेंट समझा और इसको हमने ले लिया। फिर फार्मा ड्रग्स, फार्मा ड्रग्स ये हमने आइडेंटिफाई किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर स्पेशलिटी स्टील, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेबल स्टील होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग स्टील, स्पेशलिटी स्टील मतलब स्ट्रॉन्ग स्टील, वो भी इधर आइडेंटिफाई किया गया था। फिर वाइट गुड्स, वाइट गुड्स माने एलसी, एलईडी वगैरह वगैरह जो हम घर में यूज करते हैं, फ्रिज वगैरह, तो ये इसको बोलते हैं एलसी, फ्रिज, एसी, एसी सॉरी एलसी नहीं, एसी, फ्रिज, एलईडी टीवी वगैरह वगैरह, ये सब वाइट गुड्स के नाम से जाने जाते हैं। फिर हमने टेलीकॉम को आइडेंटिफाई किया, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। फिर हमने आइडेंटिफाई किया इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक प्रोडक्ट्स। फिर हमने आइडेंटिफाई किया मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस ये भी इंपॉर्टेंट है सर, ये भी एक चैंपियन सेक्टर है हमारे लिए। फिर हमने आइडेंटिफाई किया की स्टार्टिंग मटेरियल ड्रग्स, की स्टार्टिंग मटेरियल्स एंड ड्रग्स,
फिर हमने फूड प्रोडक्ट्स का एक सेक्टर तैयार किया, फूड प्रोडक्ट्स। फिर टेक्सटाइल, फिर सोलर पैनल्स, और लास्ट है वो है एसीसी बैटरी। एसीसी बैटरी मतलब जो ईवी में यूज होती है, एडवांस केमिस्ट्री सेल, एडवांस केमिस्ट्री सेल, एडवांस केमिस्ट्री सेल, ये हमने शुरू की, मतलब ये हमने आइडेंटिफाई किया। तो ये 13 चैंपियन सेक्टर्स है जो हमने आइडेंटिफाई किए। और अगर आपका यूनिट इसमें मैन्युफैक्चरिंग करता है तो आपने अगर 19-20 से सेल के ज़्यादा सेल अगर किया है तो आपको इंसेंटिव मिलता था, उसका नाम था पीएलआई, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसको हम बोलते हैं 13 चैंपियन सेक्टर्स। सो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मा ड्रग्स, स्पेशलिटी स्टील, व्हाइट गुड्स, टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस, की स्टार्टिंग मटेरियल ड्रग्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, सोलर, एसीसी बैटरी, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी। अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमको इस बेनिफिट, इस स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। अगला जो स्कीम है हम उसके ऊपर बढ़ेंगे, उद्यमी मित्र पोर्टल, उद्यमी मित्र पोर्टल, उद्यमी मित्र पोर्टल। अभी ये स्कीम का क्या मतलब है, तो बेसिकली मुझे अगर कुछ क्रेडिट चाहिए बैंक से या कुछ हैंड होल्डिंग सर्विसेज चाहिए, मतलब इनकॉर्पोरेशन कैसे हो, रजिस्ट्रेशन कैसे ले, तो उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है उद्यमी मित्र पोर्टल। तो उस पोर्टल पे हम जाके हम क्रेडिट किधर से ले सकते हैं, क्रेडिट सर्विसेज कहाँ मिल सकती है, और जो हैंड होल्डिंग सर्विसेज होती है मतलब इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग, ये जो होता है वो उधर से हम कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है एमएसएमई संबंध, एमएसएमई संबंध। तो बेसिकली अभी क्या होता है, अभी जो गवर्नमेंट का टेंडर रहता है तो उसमें एमएसएमईज को प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ प्रोक्योर कर रहा है, टेंडर उसने ओपन किया है, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि नहीं, इस टेंडर में अगर एमएसएमई अप्लाई करेगा तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे क्योंकि हम एमएसएमई को सपोर्ट करना चाहते हैं। दैट इज द लॉजिक ऑफ एमएसएमई संबंध। अगला पॉइंट है एमएसएमई डिलेड पेमेंट पोर्टल, डिलेड पेमेंट पोर्टल। अभी क्या होता है, एमएसएमई क्या करती है, हमेशा मैन्युफैक्चर करके बड़े इंडस्ट्रीज को सेल करती है। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि एमएसएमईज को टाइमली पेमेंट नहीं मिलता, तो अगर टाइमली पेमेंट नहीं मिलता है तो वो इस पोर्टल पे जाके कंप्लेंट कर सकती है। अगर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने एमएसएमईज का पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं किया तो वो जाके इस पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है डिजिटल एमएसएमई स्कीम, डिजिटल एमएसएमई स्कीम। अभी बहुत बार क्या होता है, एमएसएमई जो रहता है वो एक छोटा यूनिट रहता है, तो उनको ये क्लाउड वगैरह का लेना परवड़ता नहीं है, क्लाउड लेना उनको होता नहीं है क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड की है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग मिलेगा, क्लाउड का सर्विसेज मिलेगा, ताकि आप वो यूज करके आपका जो आईटी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हो। अगला जो स्कीम है वो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये क्या बोलता है सर, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको हम प्यार से पीएमईजीपी भी बोलते हैं, पीएमईजीपी, पीएमईजीपी प्रोग्राम, पीएमईजीपी। तो पीएमईजीपी मतलब क्या, तो बेसिकली आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलती है। अगर आपने कुछ बिजनेस शुरू किया है अंडर दिस स्कीम तो आपको सब्सिडी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख रुपए कॉस्ट है प्रोजेक्ट का तो गवर्नमेंट आपको 40,000 देता है, आपको 60,000 का ही जुड़ाना पड़ता है। तो दैट इज द बेसिक लॉजिक ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अगला जो फंड है, अगला जो स्कीम है वो है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति बोलते हैं इसको, स्फूर्ति मतलब क्या, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है हमारी उनको फिर से जनरेट करना, उनको फिर से मोटिवेट करके उनको खड़ा करना और उनका सेल बढ़ाना, उनको मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करना, उनको स्किल्स
देना, ये सब स्फूर्ति में है। सो ऑर्गेनाइजेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिसंस इनटू क्लस्टर, क्लस्टर मतलब इनका ग्रुप किया जाता है और उनको सहायता दी जाती है। एंड मेक देम कॉम्पिटिटिव बाय एनहांसिंग देयर मार्केटेबिलिटी एंड इक्विपिंग देम विद द इम्प्रूव्ड स्किल्स, ये उनको दिया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो स्कीम है, उसका नाम है अ स्कीम फॉर प्रमोशन a scheme for promotion of innovation a scheme for promotion of innovation, rural industries and entrepreneurship। तो इसको हम एस्पायर बोलते हैं, एस्पायर, एंटरप्रेन्योरशिप, एस्पायर। अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हम बोलते हैं एस्पायर। इसका मतलब क्या है कि आपको गवर्नमेंट ये चाहता है कि न्यू जॉब्स क्रिएट हो, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो सके और एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर बढ़ने लगे। तो इंडिया में जॉब सीकर्स नहीं चाहिए, जॉब गिवर्स चाहिए। तो हर एक अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर में आ गया तो वो बिजनेस करेगा और बिजनेस से हमारा जीडीपी और भी बढ़ेगा। अगला जो पॉइंट है वो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम। इसको हम प्यार से बोलते हैं एनएमसीपी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, टू डेवलप ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अमॉन्ग इंडियन एमएसएमईज बाय इंप्रूविंग देयर प्रोसेसेस, डिजाइन, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट एक्सेस, बाय इंप्रूविंग देयर प्रोसेसेस, डिजाइन, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट एक्सेस। अगला पॉइंट देखेंगे सर, एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी एमएसएमई नहीं है वो एमएसई है, एमएसई मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लस्टर डेवलपमेंट मतलब क्या, बेसिकली क्लस्टर डेवलपमेंट का ये मतलब है कि ग्रुप किया जाता है सिमिलर एमएससीज का, और वो एमएससीज को जो कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस आना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, वो दिया जाता है। दैट इज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी, इसको हम प्यार से बोलते हैं सीडीपी, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अडॉप्ट क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच फॉर enabling the productivity and competitiveness as well as capacity building for MSCs, माइक्रो और स्मॉल के लिए ही है ये। और लास्ट जो स्कीम है वो है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, CLCSS, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। मतलब आपको जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है तो एकदम से खर्चा हो जाता है, क्योंकि अगर मुझे नई मशीनरी लेनी है तो मुझे एकदम से खर्चा करना पड़ता है, तो एकदम से वो खर्चा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको सब्सिडी दी जाती है कि आपको एकदम से खर्चे का बोझ नहीं होगा और आप टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। तो हमने ये दूसरे पार्ट में ये जो स्कीम्स अवेलेबल है एमएसएमईज को वो हमने कवर अप कर दी है। तो पहले पार्ट में हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और एमएसएमई का कंसेप्ट देखा था, और इस पार्ट में हमने वो स्कीम्स जो अवेलेबल है वो देखे हैं। उसमें पीएलआई स्कीम इंपॉर्टेंट है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम इंपॉर्टेंट है, स्फूर्ति इंपॉर्टेंट है, एस्पायर इंपॉर्टेंट है, क्लस्टर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। ये आपको करना ही करना है। तो दिस इज द यूनिट 4 हमने अभी कंप्लीट कर दिया है। तो अभी हम अगले वीडियो में यूनिट 5 देखने वाले हैं। तो अभी तक के लिए हम इधर ही रुकते हैं। तो यूनिट 4 हमारा खत्म हो गया है।